हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में, जो कि हमारा मोस्ट कॉमन एनीमिया होता है ना, मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है मोस्ट कॉमन। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्यों होता है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी हम एक्सप्लेन करेंगे। और वैसे भी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमारा मोस्ट कॉमन एनीमिया होता है, तो इसके बारे में हमारा पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हम देखेंगे कि ये हमारा मोस्ट कॉमन कोज होता है किसका, माइक्रोसाइटिक एनीमिया का, है ना। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज अ मोस्ट कॉमन कोज ऑफ माइक्रोसाइटिक एनीमिया। मतलब यहाँ पे जो हमारे सेल्स का साइज होगा वो छोटा हो जाता है, आरबीसीज का साइज हमारा छोटा हो जाएगा। तो मोस्ट कॉमन कोज होता है हमारा किसका, माइक्रोसाइटिक एनीमिया का, है ना। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ माइक्रोसाइटिक एनीमिया। उसके बाद हो गया हमारा, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें क्या होता है, हमारी इंक्रीज हो जाती है रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन। तो उसमें भी जो हमारा मोस्ट कॉमनली एनीमिया देखने को मिलता है वो कौन सा होता है, आयरन डेफिशिएंसी। सो मोस्ट कॉमन एनीमिया जो कि हमारा देखने को मिलेगा प्रेगनेंसी में, मोस्ट कॉमन एनीमिया इन प्रेगनेंसी हमारा कौन सा होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, है ना। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है हर जगह, ठीक है। तो हम ईटियोलॉजी देखेंगे कि ईटियोलॉजी में कहाँ कहाँ पे हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक तो ऐसा हो गया कि अगर आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ी हुई है, तो आयरन की रिक्वायरमेंट हमारी कहाँ पे बड़ी हो सकती है, इंक्रीज रिक्वायरमेंट। इंक्रीज रिक्वायरमेंट एक एक दो दो एग्जांपल देखेंगे कहाँ पे इंक्रीज रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे कि हमारी प्रेगनेंसी है ना, फिजियोलॉजिकल कंडीशन, तो प्रेगनेंसी में हमारी इंक्रीज हो सकती है रिक्वायरमेंट। और उसके बाद हो गया हमारा, जैसे कि ग्रोइंग चिल्ड्रंस हो गए, है ना, उनमें भी हमारा आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ग्रोइंग चिल्ड्रन, तो इनमें हमारा आयरन ज़्यादा चाहिए होता है, तो इनमें हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हमारा किसी फीमेल मतलब किसी भी पेशेंट में अगर हमारा एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो रहा है ना, तो डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो डिक्रीज एब्जॉर्प्शन के कोजेज देखेंगे कौन कौन से होते हैं। डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, जैसे कि हमारे पेशेंट को क्या है, सीलिएक डिजीजेज है ना, सीलिएक डिजीजेज। तो जब सीलिएक डिजीजेज वगैरह प्रेजेंट है तो वहाँ से हमारा ड्यूडेनम से क्या होगा, एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा अच्छे से, तो हमारे पेशेंट को क्या हो जाएगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा ना। उसके बाद हो गया हमारा, अगर हमारा ये तो हमने पढ़ा कि अगर इंक्रीज रिक्वायरमेंट है और हमारा डिक्रीज है एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट, है ना। उसके बाद हो गया अगर किसी में ब्लड लॉस की मैनिफेस्टेशन देखने को मिलती है ना। ब्लड लॉस कहाँ देखने को मिलेगा, अगर जैसे किसी पेशेंट के हमारे पाइल्स हो रखी है ना, पाइल्स हो रखी है, या फिर हमारी होगी हुकवॉर्म मैनिफेस्टेशन, है ना। हुकवॉर्म मैनिफेस्टेशन ये हमारी मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है इंडिया में, हुकवॉर्म मैनिफेस्टेशन, है ना। तो क्या होती है, ये पेट में कीड़े हो जाते हैं बच्चों के, है ना। तो इसकी वजह से हमारा क्या होता है कि इंक्रीज ब्लड लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है। तो मोस्ट कॉमन कोज ऑफ माइक्रोसाइटिक एनीमिया, सेल्स छोटे हो जाते हैं। प्रेगनेंसी में भी हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मोस्ट कॉमन होता है। ईटियोलॉजी में हो गया कि रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रही है, जैसे कि हमारा प्रेगनेंसी हो गई और हमारा ग्रोइंग चिल्ड्रंस में हो गया। उसके बाद हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो रही है। एब्जॉर्प्शन डिक्रीज के लिए हमने पढ़ा जैसे कि सीलिएक डिजीजेज वगैरह है, तो अगर एब्जॉर्ब भी कम होगा तो हमारा यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, तो मतलब हमारे पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। उसके बाद हो गया हमारा इंक्रीज ब्लड लॉस, है ना, जैसे कि हमारा हो गया पाइल्स होगी और हुकवॉर्म मैनिफेस्टेशंस होगी। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स, मतलब अगर हमारे पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया प्रेजेंट है तो उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, है ना। तो अगर हमारे पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया प्रेजेंट है तो क्या क्या होगा, एनीमिया होगा, है ना, पैलर प्रेजेंट होता है पेशेंट को, और क्या प्रेजेंट होता है, तो लिख लेते हैं साथ के साथ, एनीमिया होता है ना, एनीमिया होगा। पैलर प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसकी काम करने की कैपेसिटी घट जाती है, ठीक है, डिक्रीज इन फिजिकल कैपेसिटी, सांस चढ़ेंगे उसे काम करते वक्त, तो डिक्रीज इन फिजिकल कैपेसिटी, डिक्रीज इन फिजिकल कैपेसिटी। और क्या देखने को मिलता है हमारा, जैसे ही काम करेगा उसको पाल्पिटेशंस होने लग जाते हैं ना, क्या होने लग जाते हैं, पाल्पिटेशंस होने लग जाते हैं, पाल्पिटेशंस होने लग जाएंगे। उसके बाद हो गया हमारा, हमारे यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हमारे नेल्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो नेल्स में चेंजेस देखने को मिलेंगे उनको क्या बोला जाता है, कोइलोनिकिया। क्या बोला जाता है, कोइलोनिकिया। क्या होता है कोइलोनिकिया, हमारे जो नेल्स होते हैं उनकी शेप कैसी हो जाती है, स्पून शेप्ड, है ना, स्पून शेप्ड नेल्स हो जाते हैं। तो कोइलोनिकिया होता है हमारा स्पून शेप्ड नेल्स, है ना। क्या होता है, स्पून शेप्ड नेल्स। कैसे दिखेंगे अभी देखते हैं, स्पून शेप्ड नेल्स, तो यहाँ देख सकते हैं स्पून शेप्ड नेल्स हो जाते हैं ना, कैसे हो जाते हैं, स्पून शेप्ड नेल्स हो जाते हैं, जैसे कि ये दिख रहा है,
मतलब एक डिप्रेशन सा प्रेजेंट हो जाएगा स्पून की तरह। तो स्पून शेप्ड नेल्स हमारे किस में देखने को मिलते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, है ना। उसके बाद हो गया इन पेशेंट्स के हमारे बाल झड़ने चालू हो जाते हैं, जिसको बोलेंगे एलोपेसिया, है ना, एलोपेसिया बोला जाता है। उसके बाद हो गया आयरन जो होता है ना हमारा, वो कंट्रोल करता है फीडिंग सेंटर इन द ब्रेन को। क्या करता है, कंट्रोल करता है फीडिंग सेंटर को, कंट्रोल फीडिंग सेंटर इन ब्रेन, है ना, कंट्रोल करता है फीडिंग सेंटर को इन ब्रेन। तो अगर फीडिंग सेंटर को अगर हमारा कंट्रोल करता है तो क्या होगा, अब हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो हमारे यहाँ पे पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, पीका। पीका क्या होता है, एक अजीब सी मैनिफेस्टेशन होती है। मतलब यहाँ पे जब हमारे पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है तो वो क्या करने लग जाता है, जैसे कि मिट्टी खाने लग जाएगा, दीवार चाटने लग जाता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, पीका। मतलब ऐसी चीज़ें खाएगा जिसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है ना। तो पीका में हमारा हो गया सब्सटेंसेस इनटेक substances intake which has no nutritional value, है ना, which has no nutritional value, no nutritional value, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें खा रहा है जिसकी हमारी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, जैसे कि दीवार चाटना और मिट्टी खाना, है ना, और पेपर भी खाता है बहुत बार। तो ये हमारा हो गया पीका की मैनिफेस्टेशन होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पेशेंट को यहाँ पे ग्लोसाइटिस भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। ग्लोसाइटिस क्या होता है, ग्लोसाइटिस हमारी टंग जो होती है वो इन्फ्लेम्ड और स्वोलन हो जाती है ना, क्या हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है और स्वोलन, इन्फ्लेम्ड एंड स्वोलन, ठीक है। तो हमने ये सारे क्लिनिकल फीचर्स पर एक बार रिवीजन करेंगे जल्दी से। एनीमिया होता है, पैलर होता है, ठीक है, काम करेगा तो सांस चढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन फिजिकल कैपेसिटी। उसके बाद पाल्पिटेशंस प्रेजेंट होंगी उसको, और नेल्स में चेंजेस को क्या बोलते हैं, कोइलोनिकिया बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हो गया एलोपेसिया, बाल झड़ने लग जाते हैं, और आयरन हमारा कंट्रोल करता है फीडिंग सेंटर को ब्रेन में। तो हमारा हो गया पीका। पीका होता है हमारा ऐसा फूड खाना जिसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा ग्लोसाइटिस का कंपोनेंट, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारे सारे क्लिनिकल फीचर्स आ रहे हैं पेशेंट को क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो हम इसका मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे कि आयरन का हमारा मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आयरन के मेटाबॉलिज्म में हमें 3 चीज़ें याद रखनी है। कौन कौन सी तो मेटाबॉलिज्म ऑफ आयरन के लिए 3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला पार्ट हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन वाला। क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट, है ना, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हमारा आयरन किस फॉर्म में होता है, आयरन हमारा एब्जॉर्ब होता है Fe2+ फॉर्म में। Fe2+ फॉर्म में हमारा आयरन एब्जॉर्ब होता है, जिसको बोलेंगे हमारा फेरस फॉर्म, है ना। उसके बाद हो गया हमारा आयरन एब्जॉर्ब तो हो गया, अब हमारा क्या करना है, आयरन का ट्रांसपोर्ट करना है। तो ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है हमारा, Fe3+ फॉर्म में। किस में होता है, Fe3+ फॉर्म में। उसके बाद हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद हमारा क्या होता है, स्टोरेज होगा आयरन का। क्या होगा, स्टोरेज ऑफ आयरन, है ना। तो स्टोर हमारा किस फॉर्म में होता है, Fe3+ फॉर्म में स्टोर होता है। तो मेटाबॉलिज्म पढ़ने से पहले बात करते हैं चलो आपस में क्या होता है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन हमारा हो गया Fe2+, है ना। ट्रांसपोर्ट हो गया हमारा Fe3+, स्टोरेज हमारा हो गया Fe3+ में। तो हमारा क्या होता है कि जैसे कि प्रेगनेंसी में हमारी रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ है, प्रेगनेंसी में, है ना, आयरन की हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ी हुई है। और तो जैसे कि हमारे नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, कोई कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज फूड खाता है ना। तो आप लोग बताओ मुझे कि जो हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है वो किस में मोस्ट कॉमन होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये हमारा मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है किस में, वेजिटेरियंस में, है ना। ये हमारा वेजिटेरियंस में देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा नॉन वेज फूड होता है ना उसमें हमारा हीम आयरन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, हीम आयरन। तो यहाँ पे 2 पॉइंट लिख लेते हैं। क्या होता है हमारा, जो नॉन वेज फूड खाते हैं ना, जो नॉन वेज फूड खाते हैं उसमें हमारा क्या होता है, हमारा हीम आयरन प्रेजेंट होता है। कैसा आयरन, हीम आयरन, है ना, हीम आयरन प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए हमारे अलग ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं हीम आयरन के लिए। तो हीम आयरन के लिए हमारे डिफरेंट ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं ना, डिफरेंट ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं। और इसकी जो हमारी एब्जॉर्प्शन होती है ना वो एफिशिएंट होती है ना। तो हमारी एब्जॉर्प्शन जो होती है हमारी एफिशिएंट होती है, एब्जॉर्प्शन हमारी एफिशिएंट होती है। तो हमारा जो नॉन वेज फूड खाते हैं उनमें तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हमारा बहुत रेयरली देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली जो हमारा आता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हमारा वेजिटेरियंस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अभी देखेंगे क्यों देखने को मिलता है वेजिटेरियंस में मोस्ट कॉमनली। तो इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ आयरन, है ना। क्या पढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म ऑफ आयरन। तो इस चार्ट के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगा मेटाबॉलिज्म ऑफ आयरन। तो चार्ट को पढ़ते जाएंगे और मेन पॉइंट्स नीचे लिखते जाएंगे, ठीक है, मस्ट रिमेंबर पॉइंट। तो सबसे पहले हमारी दिखाई गई है ड्यूडेनम। क्या दिखाई गई है, ड्यूडेनम, है ना। सबसे पहले हमारी ड्यूडेनम दिखाई गई है।
तो एब्जॉर्ब हमारा कहाँ पे होता है आयरन, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन हमारा कहाँ पे होता है, ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम हमारी मोस्ट कॉमन साइट होती है, ड्यूडेनम है ना, ड्यूडेनम हमारी साइट होती है जहाँ पे हमारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है आयरन का, है ना, क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। ड्यूडेनम हमारी साइट होती है जहाँ पे हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, है ना, जहाँ पे हमारा आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ड्यूडेनम हमारी मोस्ट कॉमन साइट होती है जहाँ पे हमारा एब्जॉर्प्शन होगा आयरन का। उसके बाद ड्यूडेनम में हमारा ऐसा क्या होता है कि जो हमारा एब्जॉर्ब करेगा आयरन को, तो ड्यूडेनम में हमारा प्रेजेंट होता है DMT1। क्या प्रेजेंट होता है DMT1, है ना, डी से ड्यूडेनम और डी से हमारा DMT1, है ना, डी से ड्यूडेनम और डी से DMT1। तो अगर पूछेंगे DMT1 हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ड्यूडेनम में प्रेजेंट होता है ना, डी से ड्यूडेनम और डी से DMT1। फुल फॉर्म लिखेंगे क्या होता है, डाईवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1, है ना, डाईवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर, डाईवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1, है ना, डाईवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1। तो ये हमारी इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है। तो डी से ड्यूडेनम और डी से हमारा क्या प्रेजेंट होता है, DMT1 प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमने नॉन वेज फूड वालों को, तो हमने एक साइड में जो पॉइंट्स हमें डिस्कस करने थे वो हमने कर लिए, ठीक है। अब हम वेज जो हम मेनली पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, हम वेज वालों के लिए डिस्कस करेंगे। अब क्या होता है, तो हमारा DMT1 प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो हमारा नॉर्मली बंदा फूड खाता है तो उसमें हमारा क्या होता है, जैसे कि वेजिटेबल्स खाए किसी ने, है ना, जैसे कि हमारे वेजिटेबल्स खाए, तो वेजिटेबल्स में हमारा क्या होता है, दो फॉर्म में आयरन प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमारा हो गया Fe2+ फॉर्म में और Fe3+ फॉर्म में, है ना। तो हमने पढ़ा कि एब्जॉर्प्शन हमारा किस फॉर्म में होगा, Fe2+ फॉर्म में होता है। तो जो वेजिटेबल्स में Fe3+ हमारा प्रेजेंट है उसका क्या होगा फिर, है ना, तो Fe3+ को हमारा कन्वर्ट किया जाता है Fe2+ में, है ना, Fe3+ को हमारा कन्वर्ट कर दिया जाता है Fe2+ में। तो हमारा ये काम कौन करेगा, इसको कन्वर्ट करने का, ये हमारा करता है साइटोक्रोम रिडक्टेज, है ना। तो हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे क्या होता है, साइटोक्रोम रिडक्टेज, है ना, साइटोक्रोम रिडक्टेज। ये हमारा क्या करता है, जो हमारा वेजिटेबल्स में Fe3+ फॉर्म में आयरन प्रेजेंट है उसको हमारा कन्वर्ट कर देगा किस में, Fe2+ फॉर्म में, है ना। तो हमारा Fe3+ को हमारा रिड्यूस कर रहा है Fe2+ फॉर्म में, ठीक है। तो हमारा ड्यूडेनम में हमने दो चीज़ें पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी हमने, DMT1 और साइटोक्रोम रिडक्टेज। तो हमें एब्जॉर्प्शन के लिए Fe2+ चाहिए, चाहे Fe3+ हो या Fe2+ हो, बट एब्जॉर्ब हमारा Fe2+ फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। इससे आगे अब हमारा क्या होगा, अब हमारा एब्जॉर्ब हो गया आयरन, ठीक है, यहाँ पे हमारा एब्जॉर्ब हो गया आयरन। अब आयरन हमारा एब्जॉर्ब हो गया तो उसके बाद क्या होगा, हमारा आयरन हमारा एब्जॉर्ब हो गया। एक पॉइंट और लिखेंगे DMT1 के बारे में। DMT1 जो होता है हमारा प्रेजेंट होता है कौन सी सरफेस पे, ल्यूमिनल सरफेस पे, है ना, ल्यूमिनल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, ल्यूमिनल सरफेस पे, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा अगला, हम क्या पढ़ेंगे, तो हमने पढ़ लिया DMT1 और साइटोक्रोम रिडक्टेज पढ़ लिया, है ना। उसके बाद है हमारा फेरोपोर्टीन, है ना, क्या होता है, फेरोपोर्टीन। ये हमारा क्या करता है, फेरोपोर्टीन हमारा क्या करेगा, जितना भी आयरन हमारा एब्जॉर्ब हुआ है उसको ट्रांसपोर्ट करेगा इनसाइड द बॉडी, है ना। तो फेरोपोर्टीन हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन इनसाइड द बॉडी, है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन इनसाइड द बॉडी, ट्रांसपोर्ट करेगा आयरन को इनसाइड द बॉडी, है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन इनसाइड द बॉडी। तो ये हमारा किसका वर्क हो गया, फेरोपोर्टीन का वर्क हो गया, है ना। अब हमने क्या पढ़ा है, ट्रांसपोर्ट तो करना है आयरन को, है ना, बट हमारा आयरन किस फॉर्म में हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, हमने पढ़ा है कौन सी फॉर्म में, Fe3+ फॉर्म में, बट एब्जॉर्ब तो हुआ हमारा किस फॉर्म में, Fe2+ फॉर्म में। तो अब इस आयरन को हमारा दोबारा कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोबारा कन्वर्जन में करने के लिए हमारे पास क्या रहने वाला है, दो एंजाइम्स रहने वाले हैं जो कि हमारा Fe2+ को हमारा कन्वर्ट कर देंगे Fe3+ फॉर्म में। तो कौन कौन से होते हैं हमारे, सेरुलोप्लाज्मिन, है ना, सेरुलोप्लाज्मिन और हमारा हेफिस्टिन, है ना, सेरुलोप्लाज्मिन और हेफिस्टिन जो हमारा होता है, ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारा ऑक्सीडेशन कराते हैं ना। Fe2+ को हमारा कन्वर्ट कर देंगे किस में, Fe3+ फॉर्म में। तो Fe2+ को हमारा किस में कन्वर्ट कर देंगे, Fe3+ में कन्वर्ट कर देंगे। तो देख रहे हो क्या क्या है,
DMT1, डी से ड्यूडेनम, डी से DMT1। अगर Fe3+ फॉर्म में प्रेजेंट है तो साइटोक्रोम वर्क करेगा, Fe2+ में कन्वर्ट कराएगा, फिर हमारा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा DMT1 से। उसके बाद हो गया हमारा साइटोक्रोम रिडक्टेज, ये हमारा क्या करता है, Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट कर देता है, ये हमने पढ़ लिया। फेरोपोटीन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन इनसाइड द बॉडी। तो हमारे यहाँ पे किसका वर्क चालू हो जाता है, सेरुलोप्लाज्मिन का और हेफिस्टिन का। Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब ये जो हमारा Fe3+ फॉर्म है, ये हमारी ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म है ना। कौन सी फॉर्म है, ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म है ना, ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म। अब ये हमारी ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म रेडी होगी, बट ये अब इसको ट्रांसफ़र कौन करेगा, तो ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसफेरिन। क्या होता है, ट्रांसफेरिन होता है ना, ट्रांसफेरिन। ये हमारा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करेगा आयरन को, है ना, ट्रांसपोर्ट करता है आयरन को। तो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है आयरन को, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन इनसाइड द ब्लड, है ना, ब्लड में ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन इनसाइड द ब्लड। ठीक है। अब जो हमारा ये जो ट्रांसफेरिन होता है, इसका पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। ट्रांसफेरिन हमारा कैसा होता है, ट्रांसफेरिन के पास हमारी 6 साइट्स होती है। कितनी साइट्स होती है, 6 साइट्स होती है। तो ये हमने देखा कि ट्रांसफेरिन का स्ट्रक्चर हमारा ऐसा होता है। तो ट्रांसफेरिन के पास हमारी कितनी साइट्स होती है, हाइपोथेटिकली हमारी कितनी होती है, हाइपोथेटिकली हमारी कितनी प्रेजेंट होती है, 6 साइट्स प्रेजेंट होती है ना। कितनी साइट्स प्रेजेंट होती है, 6 साइट्स प्रेजेंट होती है। बट ट्रांसफेरिन आयरन को केवल कितनी साइट्स पे अटैच करता है, 2 साइट्स पे अटैच करता है ना। तो ट्रांसफेरिन हमारा 2 साइट पे अटैच करेगा सिर्फ आयरन को, 2 साइट्स पे हमारा आयरन को अटैच करता है। तो 2 साइट्स पे आयरन को हमारा अटैच करता है। ठीक है। तो हमारी हाइपोथेटिकली हमारी 6 साइट प्रेजेंट है, बट आयरन हमारा केवल अटैच होता है कितनी पे, 2 साइट्स पे अटैच होगा। ठीक है। तो ये हमारा होता है ट्रांसफेरिन का वर्क। ठीक है। तो हमने देखा कि एक मॉलिक्यूल जो हमारा होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ जो हमारा ट्रांसफेरिन रहने वाला है, ये हमारा ट्रांसफर करता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन, है ना। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ट्रांसफेरिन, जो हमारा एक मॉलिक्यूल होगा ट्रांसफेरिन का, ये हमारा क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ट्रांसफेरिन हमारा ट्रांसफ़र करता है कितना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन, है ना। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल आयरन के। तो ये हमारा ट्रांसफेरिन का वर्क होता है। ठीक है। तो हमारा अब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म हमारी ट्रांसपोर्ट हो रही है, किस में, ब्लड में हमारी ट्रांसपोर्ट होती है। कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रांसफेरिन हमारा ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है। तो हमने पहला वर्ड पढ़ लिया ट्रांसफेरिन। उसके बाद हो गया हमारा टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। क्या होता है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, TIBC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, TIBC, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, है ना। तो इसको बोलते हैं हमारा TIBC। अब जो हमारा एक हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे, ट्रांसफेरिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TIBC। जो हमारा ट्रांसफेरिन होता है, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, TIBC के। ठीक है। तो एक इक्वेशन बन गई हमारी, ट्रांसफेरिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TIBC। TIBC का मतलब क्या है कि हमारा टोटल ट्रांसफेरिन कितने आयरन को अटैच कर सकता है ना। तो ये हमने पढ़ा टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, कि हमारा जो ट्रांसफेरिन है वो कितने आयरन को अटैच कर सकता है अपने साथ, है ना। तो टोटल ट्रांसफेरिन जो हमारा होगा अटैचेस टू हाउ मैनी आयरन, है ना, अटैचेस टू हाउ मैनी आयरन। ठीक है, अटैचेस टू हाउ मैनी आयरन। तो ये हमारा हो गया टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी हमारी कितनी होती है, 360 होती है, 360 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये हमारी होती है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। उसके बाद हम तीसरा वर्ड यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, परसेंटेज ऑफ ट्रांसफेरिन सेचुरेशन। परसेंटेज ऑफ ट्रांसफेरिन सेचुरेशन, है ना, परसेंटेज ऑफ ट्रांसफेरिन सेचुरेशन। अब ट्रांसफेरिन की सेचुरेशन के बारे में पता लगाते हैं क्या होता है। अब हम देखेंगे हमारी आयरन कितनी साइट पे अटैच हुआ है, 2 साइट पे अटैच हुआ है। ट्रांसफेरिन के पास हमारी हाइपोथेटिकली कितनी साइट्स प्रेजेंट है, 6 साइट प्रेजेंट है। तो परसेंटेज ऑफ ट्रांसफेरिन सेचुरेशन हमारा कितना हो जाएगा, 33%, है ना, 33%। तो परसेंटेज ऑफ ट्रांसफेरिन सेचुरेशन हो गया हमारा 33%। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी हमने कितनी पढ़ी, 360 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, है ना। तो इन दोनों से अब हम क्या निकाल सकते हैं, सीरम आयरन की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, सीरम आयरन। तो हमारा सीरम आयरन कितना प्रेजेंट होता है, देखते हैं। आयरन हमारा 2 साइट पे अटैच हुआ, ट्रांसफेरिन के पास हमारी 6 साइट्स होती है। उसके बाद हमारी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है हमारी 360। ये सारा कट पिट के हमारा कितना आ जाएगा, 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, है ना। तो सीरम आयरन हमारा कितना प्रेजेंट होता है, 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, है ना। तो सीरम आयरन हमारा कितना होता है,
120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। परसेंटेज ऑफ ट्रांसफर सैचुरेशन होगी हमारी 33%। उसके बाद टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है हमारी 360 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, है ना। उसके बाद हमारा ट्रांसपोर्ट हो गया आयरन। अब ट्रांसपोर्ट हो गया तो अब हमारा क्या होगा, स्टोर होगा आयरन, है ना। और हमने पढ़ा है कि जो हमारा आयरन होता है स्टोर होता है कौन सी फॉर्म में, Fe3+ फॉर्म में, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे स्टोर होगा आयरन, है ना, स्टोरेज ऑफ आयरन। क्या लिखेंगे, स्टोरेज ऑफ आयरन। कौन सी फॉर्म में होता है हमारा स्टोरेज ऑफ आयरन, ये हमारा होता है Fe3+ फॉर्म में। Fe3+ फॉर्म में हमारा स्टोर होता है आयरन। तो ये हमारी होगी स्टोरेज फॉर्म आयरन की। इसको स्टोर कौन कराता है, ठीक है, ट्रांसफरिन तो हमारा ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना। तो इसी ट्रांसफरिन के लिए हमारे क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसफरिन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ना। ट्रांसफरिन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, ट्रांसफरिन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारा आयरन का क्या करा देंगे, स्टोरेज करा देंगे। अब आप लोग बताओ मेरे को कि आयरन हमारा कहाँ पे स्टोर होता है, बताओ आयरन हमारा कहाँ पे स्टोर होता है। तो आयरन जो होता है हमारा वो स्टोर होता है इन, आयरन हमारा स्टोर होता है इन बोन मैरो में। कहाँ पे, बोन मैरो में। आयरन स्टोर इन द मैक्रोफेजिज ऑफ बोन मैरो, है ना। आयरन हमारा स्टोर होता है मैक्रोफेजिज ऑफ द बोन मैरो में, मैक्रोफेजिज ऑफ बोन मैरो। और हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दूसरी साइड बताओ हमारी कौन सी होती है, लीवर होती है। तो पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ लीवर, पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ लीवर, ठीक है, पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ लीवर। तो आयरन हमारा दो साइड्स पे स्टोर होता है मेनली, कहाँ पे, बोन मैरो में, जिसको बोलेंगे हमारा क्या, मैक्रोफेजिज ऑफ द बोन मैरो, और हमारा लीवर में पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ द लीवर, ठीक है। तो हमारी जो स्टोरेज फॉर्म होती है आयरन को, उसको हमारा क्या बोला जाता है, फेरिटिन, है ना। क्या बोला जाता है, फेरिटिन। इसको हमारा क्या बोला जाता है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन, है ना, स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन, जो कि हमारी किस में प्रेजेंट है, बोन मैरो में प्रेजेंट है, और हमारी किस में प्रेजेंट है, पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ द लीवर में, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा एक वर्ड यूज़ किया जाता है, क्या यूज़ किया जाता है, हीमोसिडरीन। क्या यूज़ किया जाता है, हीमोसिडरीन। हीमोसिडरीन का मतलब हो गया कि हमारा स्टोर में कितना आयरन प्रेजेंट है हम पता लगाना चाहते हैं। क्या मतलब हुआ कि स्टोर में हमारा कितना आयरन प्रेजेंट है हम उसका पता लगाना चाहते हैं, ये होता है हमारा हीमोसिडरीन। तो डिटेक्शन ऑफ, क्या बोलते हैं, डिटेक्शन ऑफ स्टोरेज आयरन, है ना। डिटेक्शन ऑफ स्टोरेज आयरन को हमारा क्या बोला जाता है, हीमोसिडरीन बोला जाता है। तो अब हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा स्टोर में कितना आयरन प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक रिएक्शन देखते हैं जिसको बोलते हैं पल्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, पल्स रिएक्शन। क्या होती है पल्स रिएक्शन हमारी, पल्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, जो हमारा हीमोसिडरीन होता है उसको हम एक स्टेन के साथ रिएक्शन करा देते हैं। क्या बोलते हैं, प्रूशियन ब्लू। स्टेन का नाम क्या है, प्रूशियन ब्लू, है ना, प्रूशियन ब्लू नाम याद रखेंगे। पल्स रिएक्शन में हमारी कौन सी स्टेन यूज़ होती है, पल्स ब्लू, है ना। तो हमारा पल्स ब्लू को हम क्या करा देते हैं, हीमोसिडरीन के साथ रिएक्शन करा देते हैं ना, हीमोसिडरीन के साथ। तो हमारा हीमोसिडरीन के साथ रिएक्शन होने के बाद हमारे यहाँ पे क्या बन जाते हैं, डार्क ब्लू और वायलेट कलर के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो हमारे डार्क ब्लू और वायलेट कलर के ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं, डार्क ब्लू और वायलेट कलर्ड ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है, वायलेट कलर्ड के हमारे ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो हमारी पल्स रिएक्शन क्या होती है, कुछ नहीं होती है, सिर्फ इतना याद रखना है, प्रूशियन ब्लू को हमारा हीमोसिडरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे डार्क ब्लू और वायलेट कलर्ड के ग्रैन्यूल्स बनते हैं। तो इसको हमारा क्या बोला जाता है, पल्स रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि जो हमारा आयरन है वो कहाँ पे स्टोर होता है, बोन मैरो में, ठीक है, बोन मैरो में। स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बोन मैरो में। कौन सी फॉर्म होती है, फेरेटिन होती है, तो बोन मैरो फेरेटिन। अब हमारा क्या होता है, बोन मैरो फेरेटिन से हमारी कुछ फिक्स प्रोपोर्शन में जो आयरन होता है वो हमारा सीरम में प्रेजेंट होता है। तो बोन मैरो में हमारा जितना प्रेजेंट होगा उतना ही हमारा सीरम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सीरम फेरेटिन, ठीक है, सीरम फेरेटिन। तो हमारा बोन मैरो फेरेटिन हमारा इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होता है सीरम फेरेटिन के, है ना। तो क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम। तो इसलिए हमारा बोला जाता है गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस, गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस। तो गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस का मतलब हो गया हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस। तो अगर हमें आयरन के लेवल चेक करने हैं तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बोन मैरो फेरेटिन चेक कर सकते हैं ना। बट बोन मैरो फेरेटिन हर बार अगर हमारा पेशेंट आयरन के लेवल चेक करवाने आया तो हमेशा तो हम बोन मैरो फेरेटिन कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा इन्वेजिव प्रोसीजर होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बोन मैरो फेरेटिन के लेवल्स चेक करने के लिए हम यहाँ पे सीरम फेरेटिन के लेवल्स चेक कर लेते हैं ना। तो हम यहाँ पे सीरम फेरेटिन के लेवल्स चेक कर लेंगे ना, जो कि हमारा बता देगा कि हमारा बोन मैरो में कितना हमारा स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा
ये सब हमने देख लिया। तो हमने दो इक्वेशन पढ़ी है, मैं एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूँगा उन दोनों इक्वेशंस को। जो हमारा ट्रांसफेरिन होता है, ठीक है, ट्रांसफेरिन है ना, ट्रांसफेरिन हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है TIBC के, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी के, है ना। उसके बाद हो गया हमारा फेरेटिन। फेरेटिन हमारे क्या होती है, स्टोरेज फॉर्म, है ना, ऑफ आयरन विच इज़ प्रेजेंट इन द बोन मैरो। फेरेटिन हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फेरेटिन हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ट्रांसफेरिन के। अब हम इसका रिलेशनशिप समझते हैं, क्या है ये ट्रांसफेरिन। अब हमारा फेरेटिन, अब भाई स्टोर में बहुत सारा खाना पड़ा है, ठीक है, तो हमारा स्टोर में बहुत सारा खाना पड़ा है, तो हमारी बॉडी क्या बोलेगी लीवर को कि ट्रांसफेरिन का प्रोडक्शन कम कर दो, ठीक है। तो अगर हमारा स्टोर में अगर हमारा फेरेटिन ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, स्टोर में अगर हमारा फेरेटिन ज़्यादा प्रेजेंट है तो आयरन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो आयरन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो बॉडी हमारी क्या बोलती है लीवर को, सुनो भाई कम कर दो लीवर, है ना। लीवर हमारा क्या कर देगा, फेरेटिन क्या कर देगा, ट्रांसफेरिन की हमारी प्रोडक्शन को कम कर देता है, ठीक है, ट्रांसफेरिन की हमारी प्रोडक्शन को कम कर देता है। उसके बाद अगर हमारे पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया प्रेजेंट है ना, तो सबसे पहले जो हमारे स्टोर के जो फेरेटिन होता है ये कम होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो सीरम फेरेटिन के लेवल्स हमारे सबसे पहले कम होने चालू हो जाते हैं। तो सीरम फेरेटिन अगर हमारा कम होगा, ठीक है, तो हमारा क्या बोलेगी बॉडी कि लीवर भाई सुनो क्या कर दो, हमारा ट्रांसफेरिन की वैल्यूज़ बढ़ाना इंक्रीज़ कर दो, गट से हमारा ट्रांसफेरिन जो है वो एब्जॉर्ब करना चालू कर दो ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि हमारे स्टोर में फेरेटिन के लेवल्स कम हैं, ठीक है। तो हमारा सीरम फेरेटिन डिक्रीजेस तो हमारा ट्रांसफेरिन की वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर जाती है ना, ट्रांसफेरिन की वैल्यूज़ हमारी क्या कर जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। तो ये हमारे दो इक्वेशंस हमारी, ट्रांसफेरिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TIBC, फेरेटिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसफेरिन, ठीक है। तो हमारे ये रहने वाले हैं। अब हमारा डायग्नोसिस कैसे बनाया जाता है, डायग्नोसिस, है ना। डायग्नोसिस के लिए हम क्या देखेंगे, आयरन प्रोफाइल चेक करते हैं, क्या बोलेंगे, आयरन प्रोफाइल ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, है ना, आयरन प्रोफाइल चेक करेंगे, आयरन प्रोफाइल ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, है ना, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन प्रोफाइल ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो हमने जो भी अब तक हमने पढ़ा है उन सब की हम वैल्यूज़ देखेंगे, ठीक है, कि हमारा कितनी वैल्यूज़ है। तो हमने पढ़ा आयरन प्रोफाइल ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं किसके, सीरम फेरेटिन की वैल्यूज़, है ना। सीरम फेरेटिन ये हमारी क्या होती है, स्टोरेज फॉर्म होती है आयरन की, है ना। तो सीरम फेरेटिन की वैल्यूज़ हमारी क्या कर जाएंगी, डिक्रीज कर जाती है। अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन होता है अर्लीस्ट पैरामीटर, क्या होता है, अर्लीस्ट पैरामीटर जो कि हमारा डिक्रीज करता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। अर्लीस्ट पैरामीटर जो कि हमारा डिक्रीज करता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है, सीरम फेरेटिन होता है, ठीक है। उसके बाद सेंसिटिव क्या होता है, सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक पैरामीटर, है ना, सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक पैरामीटर जो हमारा रहने वाला है वो क्या होता है, सीरम फेरेटिन के लेवल्स ही होते हैं। तो अर्लीस्ट पैरामीटर और सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक पैरामीटर जो कि हमारा क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो हमारा क्या होता है, सीरम फेरेटिन, है ना, सीरम फेरेटिन के लेवल्स, ठीक है। उसके बाद हमने और कौन कौन सी वैल्यूज़ पढ़ी है, हमने पढ़ा है परसेंटेज ऑफ ट्रांसफेरिन सैचुरेशन, है ना, परसेंटेज ऑफ ट्रांसफेरिन सैचुरेशन, है ना, परसेंटेज ऑफ ट्रांसफेरिन सैचुरेशन, परसेंटेज ऑफ ट्रांसफेरिन सैचुरेशन, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ट्रांसफेरिन सैचुरेशन हमारी क्या कर जाएगी, कम कर जाएगी, परसेंटेज ऑफ ट्रांसफेरिन सैचुरेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे कौन से लेवल्स पढ़े हमने, सीरम आयरन के, है ना, सीरम आयरन की वैल्यूज़ भी हमारी यहाँ पे क्या कर जाती है, कम कर जाती है। तो हमने 3 लेवल्स पढ़े जो कि हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, कौन कौन से, सीरम फेरेटिन के लेवल्स डिक्रीज हो गया, परसेंटेज ऑफ ट्रांसफेरिन सैचुरेशन हमारी कम करती है, सीरम आयरन की वैल्यूज़ हमारी कम करती है। तो हमारी यहाँ पे आयरन में कौन सी ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि हमारी इंक्रीज़ कर जाती है, तो कौन सी होती है, TIBC, है ना, ओनली वैल्यू जो कि हमारी इंक्रीज़ करती है किस में, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, द ओनली वैल्यू विच इज़ इंक्रीज इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो क्या होती है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ये हमारी इंक्रीज कर जाती है। क्यों इंक्रीज क्यों कर रही है, अब हमने पढ़ा फेरेटिन, है ना, यहाँ पे दोबारा वो इक्वेशन लगा के देखते हैं। फेरेटिन हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसफेरिन, है ना। तो फेरेटिन हमारा जो है वो कम हो गया, फेरेटिन अगर हमारा कम हो गया स्टोर में तो ट्रांसफेरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा लीवर से, ट्रांसफेरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो हमने पढ़ा है कि ट्रांसफेरिन जो होता है हमारा क्या होता है,
हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी के। तो ट्रांसफेरिन बढ़ा हुआ है तो TIBC भी हमारा क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी की वैल्यूज हमारी इंक्रीज कर जाती है ना। द ओनली वैल्यू विच इज इंक्रीज इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस। हमने देख लिया है कि अगर हमें आयरन के वैल्यूज चेक करने हैं, है ना, तो हमारा बोन मैरो से फिक्स जो हमारा आयरन होता है वो हमारा सीरम में प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीरम में चेक कर सकते हैं सीरम फेरेटिन की वैल्यूज, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे पेरिफेरल स्मीयर। क्या देखेंगे, पेरिफेरल स्मीयर। पेरिफेरल स्मीयर में हमारा क्या देखने को मिलेगा, पेरिफेरल स्मीयर ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, है ना। तो सबसे पहले हमारा देखने को मिलता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। क्या होता है ये, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो इसमें हमारा क्या होता है, माइक्रोसाइटिक का मतलब हो गया सेल्स का साइज छोटा हो गया। तो आरबीसी का साइज हमारा कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो गया यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हमारा क्या होता है, हीमोग्लोबिन की वैल्यूज भी हमारी कम होती है ना। हीमोग्लोबिन हमारा डिक्रीज होता है। हीमोग्लोबिन डिक्रीज होगा तो आरबीसी में अगर हमारा हीमोग्लोबिन कम प्रेजेंट होगा तो कम प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है, लाली जो होती है, रेड कलर हमारा डिक्रीज कर जाएगा। तो लिख सकते हैं लाली कम होती है ना। तो लिख सकते हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन कम होता है। इसके कारण हमारा क्या होता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो छोटी सेल जिसके अंदर हमारा लाली कम है ना। तो स्मॉल सेल विद डिक्रीज हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। उसके बाद हो गया हमारा रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। क्या बोलते हैं, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, है ना। तो ये हमारा होता है RDW। क्या बोलते हैं, RDW बोलते हैं। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ हमारे पेशेंट की इंक्रीज कर जाती है। तो इसको समझने के लिए पहले हम क्या पढ़ेंगे, दो वर्ड्स पढ़ेंगे। क्या होता है, एनाइसोसाइटोसिस, एनाइसोसाइटोसिस, और हमारा होता है पोइकिलोसाइटोसिस, है ना, पोइकिलोसाइटोसिस, पोइकिलोसाइटोसिस। तो यहाँ पे हमारी आरबीसीज की बात चल रही है सिर्फ, ठीक है। एनाइसोसाइटोसिस और पोइकिलोसाइटोसिस। यहाँ पे हमारा एनाइसोसाइटोसिस का मतलब हो गया यहाँ पे हमारी शेप चेंज हो रही है ना। पोइकिलोसाइटोसिस में हमारी शेप चेंज होती है और एनाइसोसाइटोसिस में हमारा साइज चेंज होता है आरबीसी का। तो इसको लिख लेंगे चेंज इन साइज, चेंज इन साइज। तो हमारा किस में होता है, एनाइसोसाइटोसिस में। और इसको ऐसे याद रखेंगे पोइकिलोसाइटोसिस। पोइकिलोसाइटोसिस हमारा क्या हो गया, शेप में चेंज है। तो शेप में क्या आता है, पी आता है ना। तो शेप में चेंज होता है तो पोइकिलोसाइटोसिस, और अगर हमारा साइज में चेंज होता है तो उसको बोलेंगे एनाइसोसाइटोसिस। जितना ज़्यादा हमारा एनाइसोसाइटोसिस देखने को मिलेगा उतनी ज़्यादा हमारी RDW की वैल्यूज़ इंक्रीज कर जाती है। तो मोर वेरिएशन इन साइज मोर RDW, है ना। तो लिख लेते हैं मोर वेरिएशन इन साइज, है ना। जितना ज़्यादा हमारा वेरिएशन होता है साइज में, मोर वेरिएशन इन साइज, उतना ही ज़्यादा हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाता है। RDW की वैल्यूज़ हमारी इंक्रीज कर जाती है ना। मोर वेरिएशन इन साइज मोर RDW, है ना। अब अगर हमारे पेशेंट को सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया प्रेजेंट है तो सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हमारा क्या देखने को मिलता है, टारगेट सेल्स देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है, टारगेट सेल्स। अरे टारगेट सेल्स तो हमारी किस में देखने को मिलती है, थैलेसीमिया में देखने को मिलती है। बट याद रखो कि टारगेट सेल्स हमारी सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में भी देखने को मिलती है ना। क्या होती है टारगेट सेल्स, ये हमारी डिफेक्टिव आरबीसीज होती है जिसमें हमारा पिंक कलर का पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, डिफेक्टिव आरबीसीज विद पिंक डॉट, है ना, डिफेक्टिव आरबीसीज विद पिंक डॉट, डिफेक्टिव आरबीसीज विद पिंक डॉट। तो हमारे इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाएगा हमारा टारगेट सेल, है ना। ये हमारी क्या होती है, डिफेक्टिव आरबीसी होती है जिसमें हमारा पिंक कलर का डॉट प्रेजेंट होता है। तो डिफेक्टिव आरबीसीज विद पिंक डॉट, है ना। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, एनाइसोसाइटोसिस, पोइकिलोसाइटोसिस, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ हमारी इंक्रीज कर जाती है। सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हमारी टारगेट सेल भी देखने को मिल सकती है। और हमारे यहाँ पे एक चीज़ के लेवल पढ़ेंगे, फ्री प्रोटोपोरफायरिन लेवल। क्या पढ़ेंगे, फ्री प्रोटोपोरफायरिन लेवल्स, फ्री प्रोटोपोरफायरिन लेवल्स। ये हमारे क्या कर जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। अब हमारा होता क्या है, जैसे कि हमारी आरबीसी है, ठीक है। आरबीसी में हमारा आयरन प्लस हमारा क्या होता है, प्रोटोपोरफायरिन मिलके क्या बनाते हैं, हीम बनाते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ प्रोटोपोरफायरिन, है ना, प्रोटोपोरफायरिन। ये हमारे मिलके क्या बनाते हैं, हीम बनाते हैं। तो अगर हमारी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हमारा आयरन तो हो गया हमारा कम, ठीक है।
तो हमारा प्रोटोपोरफायरिन जो होगा वो हमारा अनयूज्ड रह जाता है। अगर अनयूज्ड रह जाएगा तो प्रोटोपोरफायरिन के लेवल्स हमारे शूट अप कर जाएंगे, है ना। तो प्रोटोपोरफायरिन के लेवल्स हमारे इंक्रीज कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि आयरन की कमी है तो हमारा हीम भी कम बन पाएगा, इसलिए बोला जाता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, लाली कम है ना। तो फ्री प्रोटोपोरफायरिन के लेवल्स हमारे इंक्रीज कर जाते हैं, है ना। उसके बाद हो गया हमारा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? पहले बोला जाता है ट्रीट द प्राइमरी कोज, है ना। ट्रीट द प्राइमरी कोज। प्राइमरी कोज हमने क्या क्या पढ़े हैं? जैसे कि अगर किसी में सीलियक डिजीज प्रेजेंट है तो सीलियक डिजीज का ट्रीटमेंट दो। अगर बच्चे हैं उनमें हमारे पेट में कीड़े हो रखे हैं, क्या बोलते हैं? हुकवॉर्म मैनिफेस्टेशन, है ना। तो हुकवॉर्म मैनिफेस्टेशन को हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? डीवॉर्मिंग कर देते हैं पेशेंट की, डीवॉर्मिंग विद मेबेंडाजोल, है ना। डीवॉर्मिंग विद मेबेंडाजोल, मेबेंडाजोल, है ना। तो हमारा 50% केसेस में हमारे कीड़े प्रेजेंट होते हैं, पैरासाइटिक मैनिफेस्टेशन। क्योंकि यार इंडिया में तो ऐसा होता है कि मतलब लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं पोवर्टी लाइन से नीचे होते हैं, तो खाना भी अच्छे से नहीं मिल पाता है, तो इसलिए हमारी डीवॉर्मिंग मैनिफेस्टेशन ज़्यादा कॉमन होती है। तो डीवॉर्मिंग कर देंगे पेशेंट की विद मेबेंडाजोल, है ना। उसके बाद हो गया हमारा सेकेंडरी जो हमारा ट्रीटमेंट दिया जाएगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का, है ना। तो ओरल आयरन सप्लीमेंटेशन, ओरल आयरन सप्लीमेंटेशन देंगे हम पेशेंट को, है ना। ओरल आयरन सप्लीमेंटेशन। तो ओरल आयरन सप्लीमेंटेशन को याद रखने के लिए एक न्यूमोनिक याद करेंगे, क्या बोलेंगे? सैक। क्या बोलेंगे? सैक। तो ओरल आयरन सप्लीमेंटेशन की दवाइयाँ याद रखने के लिए न्यूमोनिक याद करेंगे, सैक, है ना। तो सैक में हमारा हो गया फेरस सल्फेट, है ना। कौन सा हो गया पहला हमारा? फेरस सल्फेट। तो पहली हमने दवाई पढ़ी कौन सी? फेरस सल्फेट। उसके बाद हो गया हमारा फेरस एस्कोर्बेट, है ना। फेरस एस्कोर्बेट, तो ये हमारी दूसरी दवाई होगी। उसके बाद तीसरी हमारी होगी कार्बोनिल आयरन, है ना। कार्बोनिल आयरन, तो ये हमारी रहने वाली है। तो ओरल आयरन सप्लीमेंटेशन हमने किससे याद की है? फेरस सल्फेट, फेरस एस्कोर्बेट, कार्बोनिल आयरन। निमोनिक याद रखेंगे SAC, सैक। सैक से हमारा याद हो जाएगा फेरस सल्फेट, फेरस एस्कोर्बेट, कार्बोनिल आयरन, है ना। तो हमारी तीनों दवाई हमने याद कर ली। इनमें से हमारी बेटर जो एब्जॉर्ब हो जाती है वो कौन सी फॉर्म होती है? ये दोनों फॉर्म होती है बेटर एब्जॉर्बेबल। तो हमारी होगी फेरस एस्कोर्बेट और कार्बोनिल आयरन, ये हमारी बेटर एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है, ठीक है। बेटर एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ठीक है, ये हमारी बेटर एब्जॉर्बेबल होती है। उसके बाद हो गया डीवॉर्मिंग, हमने पेशेंट की करी थी मेबेंडाजोल के साथ। उसके बाद अगर हमारे किसी पेशेंट को ओरल आयरन सप्लीमेंटेशन नहीं चाहिए, ओरल आयरन सप्लीमेंटेशन हम स्टार्टिंग में प्रेफर करते हैं, बट अगर हमारे पेशेंट को ओरल आयरन सप्लीमेंटेशन से इंटॉलरेंस हो रही है, मतलब जैसे कि हमारी वोमिटिंग वगैरह हो रही है ना, इंटॉलरेंस हो रही है, या फिर हमारे पेशेंट को जैसे कि माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम प्रेजेंट है, क्या होते हैं? जैसे कि हमारी सीलियक डिजीज प्रेजेंट है ना, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, जैसे कि हमारा हो गया सीलियक डिजीज़ हो गई, है ना, सीलियक डिजीज़। तो अगर हमारी ये सारी कंडीशंस है तो हम वहाँ पे पेशेंट को ओरल आयरन सप्लीमेंटेशन तो दे नहीं सकते हैं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं? पेरेंट्रल थेरेपी देते हैं ना। क्या देते हैं? पेरेंट्रल थेरेपी, पेरेंट्रल थेरेपी, पेरेंट्रल थेरेपी, चाहे तो इंट्रामस्कुलर दो या इंट्रावेनस देते हैं ना। तो ये हमारा हो गया माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, या फिर हमारा सीलियक डिजीज प्रेजेंट है तो हम क्या देते हैं? पेरेंट्रल थेरेपी देते हैं, इंट्रामस्कुलर प्लस इंट्रावेनस, है ना। तो हम अब कौन कौन सी दवाइयाँ यूज़ करते हैं पेरेंट्रल थेरेपी में, ठीक है। तो पेरेंट्रल थेरेपी में हम कौन सा यूज़ करते हैं? आयरन डेक्स्ट्रान, ठीक है, क्या बोलते हैं? आयरन डेक्स्ट्रान। उसके बाद अगला कौन सा यूज़ करते हैं? आयरन सोर्बिटोल, ठीक है, आयरन सोर्बिटोल। और उसके बाद हमारा तीसरा कौन सा यूज़ किया जाता है? हमारा सुक्रोज, है ना। तो आयरन सुक्रोज, तो ये हमारे यूज़ किए जाते हैं। ये तीनों हमारी पेरेंट्रल थेरेपी होती है। इसको हम इंट्रामस्कुलर प्लस इंट्रावेनस भी दे सकते हैं। उसके बाद जो हमारी सोर्बिटोल होती है इसको इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, और सुक्रोज को हमारा इंट्रावेनस दिया जाता है। बट हमारी मोस्टली अभी आजकल प्रेफर की जाती है फेरस सुक्रोज। फेरस सुक्रोज क्यों? क्योंकि इसके साथ जो हमारे एनाफिलैक्सिस के चांस होते हैं, क्या? एनाफिलैक्सिस, है ना, मतलब सेंसिटिविटी रिएक्शन हमारी कम होती है इसके साथ। तो एनाफिलैक्सिस के चांसेस हमारे इसके साथ सबसे ज़्यादा कम होते हैं। तो एनाफिलैक्सिस के चांसेस हमारे सबसे ज़्यादा कम होंगे तो प्रेफरेबल होती है हमारी आयरन सुक्रोज, ठीक है। तो जब हम पेरेंट्रल थेरेपी दे रहे हैं तो एक चीज़ याद रखेंगे, पेरेंट्रल थेरेपी देते वक्त हमारा क्या करते हैं? जो हमारा ओरल आयरन होता है उसको देना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो स्टॉप ओरल आयरन, स्टॉप ओरल आयरन एट द टाइम ऑफ गिविंग पेरेंट्रल थेरेपी, है ना, एट द टाइम ऑफ गिविंग पेरेंट्रल थेरेपी। क्यों भाई ऐसा क्यों करते हैं? गिविंग पेरेंट्रल थेरेपी, पेरेंट्रल थेरेपी
क्योंकि जो हमारा पेरेंटरल थेरेपी में दिया जा रहा है और ओरल आयरन थेरेपी पे ये हमारा एब्जॉर्ब होता है थ्रू द सेम रिसेप्टर, तो एक चीज़ को बंद कर देंगे, ठीक है। उसके उसके बाद हो गया हमारा 1 ग्राम हीमोग्लोबिन हमारा कितने दिनों में राइज करता है, बताओ। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन हमारा राइज करता है ओवर 2.5 से 3 वीक्स में, है ना। 2.5 से 3 वीक्स में हमारा इंक्रीज कर जाता है ना। तो हमारे ट्रीटमेंट से 1 ग्राम हीमोग्लोबिन हमारा राइज कर जाता है 2.5 से 3 वीक्स में, है ना। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हो गया पेरेंटरल आयरन थेरेपी देते वक्त हमें 2 चीज़ें याद रखनी होती है। पेरेंटरल आयरन थेरेपी देते वक्त हमारी क्या चीज़ें याद रखेंगे, एक तो हमारा सेंसिटिविटी टेस्ट की ज़रूरत होती है ना, जो हमने पढ़ा सेंसिटिविटी टेस्ट, है ना, सेंसिटिविटी टेस्ट। तो सेंसिटिविटी टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हमने पढ़ा कि एनाफिलैक्सिस के चांसेस हमारे सुक्रोज के साथ सबसे ज़्यादा कम होते हैं, तो ये बिना सेंसिटिविटी टेस्ट के भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा दूसरा, हमारा जो आयरन होता है वो ब्लैक कलर का इंजेक्शन होता है ना। तो वो ब्लैक कलर का इंजेक्शन है तो वो हमारा क्या कर देगा, परमानेंट स्टेनिंग छोड़ देता है। तो परमानेंट स्टेनिंग ना छोड़ दे इसके लिए हम क्या करते हैं, जेड टेक्निक में लगाते हैं उसको, है ना, जिगजैग टेक्निक, है ना, जेड टेक्निक क्या बोलेंगे, जिगजैग टेक्निक में लगाते हैं ना, जिगजैग टेक्निक में, जिगजैग टेक्निक में। तो हमारा जिगजैग टेक्निक में क्यों लगाया जाता है, क्योंकि आयरन हमारा ब्लैक कलर का इंजेक्शन होता है जो कि हमारा क्या करेगा, स्टेनिंग कर सकता है, तो हमारा जिगजैग टेक्निक में लगाया जाता है ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारे पेशेंट को बोला जाता है, जैसे कि आयरन सप्लीमेंटेशन चल रहा है कि आप यार मीठा ज़्यादा खाओ, मतलब कि गुड़ वगैरह खाओ। क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारा कोई भी शुगर क्या करता है, इंक्रीज़ करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन को इंक्रीज़ करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। तो ए से एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और ए से हमारा हो गया एसिड। कोई भी एब्जॉर्प्शन हमारा किसके थ्रू, एसिड के थ्रू यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हमारा इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारा कौन कौन सा हो गया, HCl हो गया, ठीक है, हमारे एमिनो एसिड्स हो गए, ठीक है, और उसके बाद हो गया हमारे शुगर्स हो गए। तो इसलिए बोला जाता है कि गुड़ खाओ खाने में, ठीक है। तो गुड़ खाएंगे तो शुगर खा रहा है वो, तो उसके कारण हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन हमारा और ज़्यादा अच्छे से होगा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स हमारे जो वेजिटेरियंस होते हैं, तो वेजिटेरियंस में हमारा Fe2+ और Fe3+ फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वेजिटेबल्स में हमारी एक चीज़ और प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होती है, फाइटेट, है ना, फाइटेट। तो फाइटेट हमारा क्या करता है, डिक्रीज़ करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन को, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, ठीक है, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। तो हमारा वेजिटेबल्स में एक प्रेजेंट होता है कि क्या बोलते हैं इसको, फाइटेट बोलते हैं। तो फाइटेट एक तो मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मोस्ट कॉमन हो गया हमारा किस में, ये हमारा हो गया वेजिटेरियंस में। बायो अवेलेबिलिटी वैसे ही कम होती है एब्जॉर्प्शन की, और उसके बाद फाइटेट और प्रेजेंट होता है वेजिटेबल्स में, तो ये हमारा क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। तो ये हमने देखा, ये हमारा क्या है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसमें 2 चीज़ें और याद रखेंगे, एक हमारा होता है मेंटजर इंडेक्स, क्या बोलते हैं, मेंटजर इंडेक्स। क्या होता है ये, मेंटजर इंडेक्स। मेंटजर इंडेक्स में हमारा क्या क्या चीज़ें याद रखेंगे हम, जो हमारा हो गया फेरस डेक्स्ट्रा। मेंटजर इंडेक्स में हमारी एक रेशो देखा जाता है, रेशो, है ना। रेशो में हमारा क्या होता है, MCV डिवाइडेड बाई RBC, MCV डिवाइडेड बाई RBC। तो इसको हमारा बोला जाता है मेंटजर इंडेक्स। अगर इसकी वैल्यू हमारी 13 से ज़्यादा है ना, वैल्यू हमारी इंक्रीज है 13 से ज़्यादा, है ना, तो I से इंक्रीज और I से हमारा क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी करेगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। उसके बाद हो गया अगर हमारी वैल्यूज़ 13 से नीचे है ना, 13 से नीचे है, तो हमारा लेस कितनी है, लेस देन 13, है ना, लेस देन 13। तो हमारा लेस वर्ड याद रखेंगे। तो ये हमारी किस में देखने को मिलती है, थैलेसीमिया, किसमें, थैलेसीमिया। तो लेस से याद रखेंगे, लेस होती है वैल्यू हमारी थैलेसीमिया में। तो थैलेसीमिया 13 से नीचे वैल्यू होगी तो थैलेसीमिया, और अगर हमारी 13 से वैल्यू ज़्यादा होती है, I से हो गया इंक्रीज और I से हो गया हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो 13 से अगर हमारी वैल्यू ज़्यादा है तो उसके बाद हमारी ये क्या हो जाती है, ये हमारा हो जाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, है ना। उसके बाद जो हमारी रूटीन डायग्नोसिस, जैसे कि हमारा पेशेंट आया रूटीन डायग्नोसिस के लिए, तो रूटीन डायग्नोसिस के लिए अगर हमारा पेशेंट आया, उसमें हमारी उस रिपोर्ट को देख के भी हमारा ये अंदाज़ा लग जाता है कि हमारे पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। तो उसमें हमारे 3 चीज़ें और याद रखेंगे बस। हमारे पैरामीटर होते हैं MCV, MCH और हमारा हो गया MCHC, है ना। ये तीनों पैरामीटर हमारे जो कंप्लीट हीमोग्राम की रिपोर्ट होती है उसमें हमारे डिक्रीज़ कर जाते हैं ना। तो ये तीनों पैरामीटर हमारे डिक्रीज़ कर जाते हैं। जब तीनों पैरामीटर डिक्रीज़ कर जाते हैं तो हमारा क्या बोला जाता है कि आप आयरन स्टडी कराओ, है ना, आयरन स्टडी करवाओ,
सीरम फेरेटिन के लेवल चेक कराओ, आपको क्या है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। तो इसी के साथ हम ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। तो एक बार हम सिर्फ ट्रीटमेंट याद कर लेते हैं। ट्रीटमेंट में हमारा निमोनिक हो गया सैक, ठीक है, फेरस सल्फेट, फेरस एस्कोर्बिट, कार्बोनिल आयरन ट्रीट करेंगे प्राइमरी कोज को। अगर हमारे पेशेंट को वोमिटिंग या सीलियक डिजीज वगैरह की मैनिफेस्टेशन है तो पेरेंट्रल थेरेपी देते हैं, फेरस डेक्स्ट्रान, फेरस सुक्रोज और फेरस सोर्बिटोल, ठीक है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन राइज करता है 2.5 से 3 वीक्स में, ठीक है। पेरेंट्रल थेरेपी देते हुए सेंसिटिविटी टेस्ट कराएंगे और जिगजैग टेक्निक में दिया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम ये टॉपिक खत्म करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आए और इसमें हमने ज़्यादातर सारी चीज़ें इंक्लूड की है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। एक चीज़ और देख लेते हैं, स्लाइड हमारी एक्सप्लेन करनी रहेगी। स्लाइड में क्या है, हमने देखा एनाइसोसाइटोसिस और पोइक्लोसाइटोसिस। पोइक्लोसाइटोसिस में हमारी क्या होती है, शेप चेंज हो जाती है। शेप चेंज हो रही है तो हमारी आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है, जैसे कि ये हमारी होगी पेंसिल शेप आरबीसी होगी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा है टारगेट सेल, है ना। तो जैसे कि ये पिंक कलर की आरबीसी प्रेजेंट है, यहाँ पे एक पिंक डॉट प्रेजेंट होगा, यहाँ पे दिखा नहीं रखा बट हमारा पिंक डॉट ऐसे प्रेजेंट होगा, इसको बोलते हैं टारगेट सेल, ठीक है। उसके बाद हो गया हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक का मतलब हमारी कितना ज़्यादा हमारा मतलब वाइट पार्ट देखने को मिल रहा है बीच में, जो कि हमारा ज़्यादा है, तो हमारी लाली क्या है, कम है, तो हाइपोक्रोमिक सेल है, ठीक है। तो हाइपोक्रोमिक सेल पेंसिल शेप आरबीसीज देखने को मिल रहे हैं। टारगेट सेल हो गया, ये हमारा हो गया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। थैंक यू।